Yeah, it's the second lecture on UGC NET. The previous questions paper I have been solving with you, और अभी सॉल्व करने के लिए मैंने 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाया हुआ है, पेपर सेकंड इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें एक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें 4 ऑप्शन थे और उसमें राइट ऑप्शन जॉन मिल्टन का था और एक बेन जॉनसन एक ऑप्शन था। वो क्वेश्चन आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट था, इसके बारे में स्टेटमेंट किसने कहा था? जॉन मिल्टन ने कहा था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें क्लियर करना है यूजीसी नेट, तो हमें 2 स्टेप पर काम करना होगा। सबसे पहला स्टेप की जो क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के हैं उसे तो हमें सॉल्व करना ही करना, वी हैव टू गो विद दोस क्वेश्चंस, बट वी हैव आल्सो गो विद 4 ऑप्शंस गिवन इन दैट क्वेश्चन। हमें जो है उन चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। व्हाट वी हैव टू डू, we have to go with the 4 options given in that question. You can't ignore even a single option, क्योंकि ज्यादातर चीजें उन्हीं में से पूछी जाती है। तो अभी तक मैंने जो राइट ऑप्शन था जॉन मिल्टन, उसको मैंने कवर किया। आज मैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर के रूप में या क्रिटिक्स ऑन जॉन मिल्टन है उनको लेकर के मैं बात करूंगा, और आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें मिलेगा कि क्रिटिक्स ने जॉन मिल्टन या उनके वर्क को लेकर के क्या कहा है। सबसे पहला चीज की पैराडाइज लॉस्ट जो है ये जॉन मिल्टन का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है अबाउट पैराडाइज लॉस्ट। जॉन ड्राइडन जो एक वेल नोन क्रिटिक है और फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट थे, पोएट ऑफ रिस्टोरेशन एज थे। किंग चार्ल्स सेकंड के कोर्ट में उनका एक रिपुटेशन था, नेम फेम था। वो जॉन ड्राइडन एक क्रिटिक के रूप में भी है, और इवन जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। ये टाइटल किसने दिया था? ये टाइटल जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनको दिया था। तो जो जॉन ड्राइडन है वो क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा कि बीइंग अनडाउटली वन ऑफ द ग्रेट sublime poems which either this age or nation has produced। कह रहे हैं जो पैराडाइज लास्ट है वह क्या है? अनडाउटली ग्रेटेस्ट है, नोबल है और सबलाइम पोयम है, जिसे उस समय प्रोड्यूस किया हुआ है। इट्स द स्टेटमेंट ऑफ हुम? इट्स द स्टेटमेंट ऑफ जॉन ड्राइडन, फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट, और साथ ही साथ आपके कह सकते हैं कि वेल नोन ड्रामेटिस्ट। और वो जो ड्रामेटिस्ट थे कैसे थे? हीरोइक ट्रेजेडी को उन्होंने काफी हद तक पॉपुलर बनाया। उनका एक स्टेटमेंट है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के रूप में भी उनको याद किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट जोसेफ एडिशन का। जोसेफ एडिशन ने जॉन मिल्टन के बारे में क्या लिखा? जोसेफ एडिशन रोट मिल्टन बाय द चॉइस ऑफ द नोबलेस्ट वर्ड्स। मिल्टन ने कुछ अच्छे वर्ड्स का यूज किया और फ्रेजेस का यूज किया। would afford him has carried our language to a greater height than any of the English poets have ever done before or after him, and made the sublimity of his style equal to that of his sentiments। So here you find जोसेफ एडिशन ने उनके वर्ड्स को लेके बात किया है, उनके फ्रेजेस को लेकर के बात किया है, उनकी सब्लिमिटी को लेकर के बात किया है। क्या उन्होंने बात किया है? जोसेफ एडिशन ने लिखा है या कहा है, मिल्टन बाय द चॉइस ऑफ द नोबलेस्ट वर्ड्स। मिल्टन का जो चॉइस है वह क्या है? नोबलेस्ट वर्ड्स। वो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं, फ्रेजेस का उन्होंने चुनाव किया। विच आर टंग, जो हमारी अपनी टंग कुड एफोर्ड, जिसे एफोर्ड कर सकी। हिम हैज कैरीड आवर लैंग्वेज टू अ ग्रेटर हाइट, और वो हमारी लैंग्वेज पे ग्रेटर हाइट तक ले गए देन एनी ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, जो शायद कोई दूसरा इंग्लिश पोएट्स नहीं ले जाके पाया। Have ever done before or after him, and made the sublimity of his style equal to that of his sentiments। तो ये जोसेफ एडिशन का स्टेटमेंट है जो उन्होंने उनके लैंग्वेज को लेकर के कहा है। एक सोनेट
विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, टू मिल्टन आर लंदन 1802। उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी तारीफ करते, किसकी तारीफ करते हैं? वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन की तारीफ करते हैं, कहते हैं दाई सोल वाज लाइक अ स्टार दैट dwelt apart, thou hast a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free. This is the statement of whom? This is the statement of William Wordsworth. It's the statement of William Wordsworth, and about whom? It's the statement of William Wordsworth and about जॉन मिल्टन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के बारे में ये कहा है कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, आपकी जो सोल थी वो एक स्टार के समान थी, दैट ड्वेल्ट अपार्ट, जो किसी दूसरी दुनिया में निवास करती थी। दाउ हैड अ वॉइस, आपकी आवाज ऐसी थी, हुज साउंड वाज लाइक द सी, जिसमें जो है गर साउंड की तुलना साउंड ऑफ सी से किया हुआ है। प्योर एज द नेकेड हेवन, मजेस्टिक फ्री, और आप जो है एकदम फ्री थे, जैसे नेकेड हेवन, ऐसी साफ सुथरे थे नेकेड हेवन की तरह, मजेस्टिक फ्री। आपके थॉट नोबल थे, आपके आइडियाज नोबल थे, और आप फ्रीडम में बात में विश्वास करते थे, किसी के दबाव में आपने काम नहीं किया। प्योर एज द नेकेड हेवन, मजेस्टिक फ्री, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सेड बाय हुम? इट्स द स्टेटमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सेड अबाउट हुम? सेड अबाउट जॉन मिल्टन। एक उन्होंने सोनेट लिखा था, टू मिल्टन और लंदन 1802, ये उन्होंने लिखा हुआ था। प्रसून इज राइटिंग कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ, और दूसरा जो कोई ज्वाइन किया, कैन एनीवन टेल मी एम आई ऑडिबल आर नॉट? प्रसून इज राइटिंग की रफ वॉइस। रमा कैन यू टेल मी, आपको आवाज मेरी जा रही है? आई जस्ट वांट, या रमा? सर आवाज अब नहीं आ रही है। अब आवाज नहीं जा रही मेरी? हेलो? सर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ नहीं, रही है सर। आप मुझे ये बताइए, जब मैं पढ़ा रहा था तब आवाज क्लियर जा रही थी। प्रसून इज राइटिंग की ही इज गेटिंग रफ वॉइस। सर आप अभी मैंने ज्वाइन किया है सर, एकदम अभी ज्वाइन किया है मैंने। तो अच्छा, मुझे आप बताइएगा, अगर किसी को दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, मैं जो है उस चीज को फिर से कर दूंगा। ओके सर, ओके सर। म्यूट म्यूट कर लो। यस, यस। So we have Rajiv also, we have Suman, and I just want to know the response of Rajiv, Suman, Rama, and Prasoon. Are you getting my voice? सबको आवाज मेरी क्लियर जा रही है? प्रसून इज राइटिंग की एग्जैक्टली सर अब क्लियर है। राजीव भी यस। ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाट आई हैव डन। आई जस्ट वांट टू से आई टेल यू कि अभी तक हमने 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके एक क्वेश्चन को मैंने लिया था, बट आई सेड कि क्वेश्चन तो आप कहीं से भी पा सकते हैं, उसका आंसर आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि यू गॉट द क्वेश्चन एंड यू केम टू नो अबाउट द आंसर, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि डू यू नो द फोर ऑप्शन गिवन इन दैट क्वेश्चन। हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन पेपर के चारों ऑप्शन को कवर करना है, तब हमारा जेआरएफ या हमारा यूजीसी नेट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। उसी स्ट्रेटेजी के तहत एक, अभी ये मेरी दूसरी क्लास है, क्योंकि उधर 2 दिन कुछ हर्डल था, मैंने ग्रुप में डाला था, तो उसमें एक तो मैंने मिल्टन को कवर किया था, मिल्टन का एक पार्ट कर रहा हूँ, और ये जो क्रिटिक्स ऑन मिल्टन है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें
जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं उन्होंने क्या कहा है, मैं उस चीज को फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्रिटिक्स ऑन मिल्टन में एक क्रिटिक्स है जॉन ड्राइडेन, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में क्या कहा है। जॉन ड्राइडेन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कहा है, क्या कहा है कि बीइंग अनडाउटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट नोबल मोस्ट सबलाइम पोयम्स, यह जो है जो पोयम रही है अपने में नोबल रही है, सबलाइम पोयम्स रही है, विच इधर जिसे उस एज या नेशन ने प्रोड्यूस किया है। मतलब पैराडाइज लास्ट जैसा वर्क जो है जिस समय वो लिखा गया उस और कोई दूसरा नहीं आया, तो उन्होंने लिखा कि और जॉन ड्राइडन वॉज द पोएट ऑफ रेस्टोरेशन इरा। जॉन ड्राइडन जो थे वो फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो हीरोइक ट्रेजिडी में काफी ज्यादा रहा है। उनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइटिक वर्क था दैट वाज एब्सोलम एंड एचिटोफेल, जो किंग चार्ल्स सेकेंड का जो पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स हुआ था, जो पॉलिटिकल हम ड्रम हुआ था, जो क्योटिक सिचुएशन प्रोड्यूस हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने लिखा था। तो व्हेन यू टॉक अबाउट जॉन ड्राइडेन तो एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पैराडाइज लास्ट के बारे में कि being undoubtedly one of the greatest, most noble and most sublime poems which either this age or nation has produced। दूसरा स्टेटमेंट जोसेफ एडिशन का है। जोसेफ एडिशन लिखते हैं मिल्टन के बारे में, मिल्टन के जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, जो चॉइस ऑफ फ्रेजेस है, उसको लेकर के मिल्टन बाय द चॉइस ऑफ द नोबलेस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस which our tongue would afford him has carried our language to a greater height than any of the English poets have ever done before or after him, and made the sublimity of his style equal to that of his sentiments। So here you come to know कि जोसेफ एडिशन ने मिल्टन के चॉइस ऑफ वर्ड्स को लेकर के, मिल्टन की स्टाइल को लेकर के, मिल्टन के लैंग्वेज को लेकर के, मिल्टन के फ्रेजेस को लेकर के, मिल्टन की सब्लिमिटी को लेकर के उन्होंने इसमें बात किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा था जिसका नाम मिल्टन और लंदन 1802 था। उस सोनेट्स में वो जो है बात करते हैं मिल्टन को का इम्पोर्टेंस, और कहते हैं कि आपको हमारे समय में वापस आ जाना चाहिए, और उनकी तारीफ करते हैं या उनको श्रद्धांजलि के रूप में ही रोट दैट सोनेट एंड राइट दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, कि आपकी जो आत्मा थी वह एक स्टार जैसी थी। सिमिली का उन्होंने यूज किया दैट ड्वेल्ट अपार्ट, जो कहीं दूसरी जगह निवास करती थी। दाउ हैड अ वॉइस हास्ट, दाउ हास्ट अ वॉइस, आपकी आवाज जो थी, हुज साउंड वाज, जो वॉइस आपकी थी उस वॉइस का जो साउंड था वह किसके जैसा था, समुद्र के आवाज जैसा, समुद्र की वॉइस साउंड जैसा था। प्योर एज द नेकेड हेवेंस मजेस्टिक थी, और यह प्योर था, नेकेड हेवेंस जैसा था, और मजेस्टिक फ्री था। तो ज्यादातर सिमली का यूज करके उन्होंने किया हुआ एक किसका स्टेटमेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ का अबाउट जॉन मिल्टन के बारे में। एक बड़े क्रिटिक थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जॉन मिल्टन का के बारे में बात किया है अपनी बायोग्राफी लाइव्स ऑफ द पोएट्स। तो एक क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है कि लाइव्स ऑफ द पोएट्स किसका है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है, जिसे हम फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी कहते हैं। तो वर्क का क्या नाम है, वर्क का नाम है लाइव्स ऑफ द पोएट्स। लाइव्स ऑफ द पोएट्स किसने लिखा, डॉक्टर जॉनसन ने लिखा। और इसमें उन्होंने कितने पोएट्स का मेंशन किया है, 52 पोएट्स का। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फाइल चल रहा है। डॉक्टर जॉनसन ने लाइव्स ऑफ द पोएट्स में 52 पोएट्स का उन्होंने मेंशन किया है, और उसकी शुरुआत उन्होंने काउले नाम की पोएट से किया हुआ। कौन से पोएट से, काउले। काउले कौन से पोएट थे, जो आपका मेटाफिजिकल पोइट्री था वहां से वो एसोसिएटेड थे, और उसी में उन्होंने जॉन मिल्टन को भी इंक्लूड किया है। तो जब उन्होंने चैप्टर जॉन मिल्टन पे लिखा तो उस चैप्टर का क्या नाम था, लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। तो उन्होंने जॉन मिल्टन का जो लाइफ था या उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा, ऑन द होल, इसके अलावा ऑन द होल ही राइट्स हिज लाइफ। लाइव्स का मतलब क्या हुआ, लाइव्स ऑफ द पोएट। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपनी किताब या अपनी बायोग्राफी लाइव्स ऑफ द पोएट्स को 3 हिस्सों में बांटा है।
उन्होंने बायोग्राफी लिखा पोएट्स का, जितने भी पोएट्स हैं, जो 52 पोएट्स थे उनकी बायोग्राफिकल स्टडी, उनके कैरेक्टर को लेके बात किया और उनके वर्क्स को लेकर के बात किया। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि लाइव्स ऑफ द पोएट्स किसका वर्क है, लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज द वर्क ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। कितने पोएट्स को मेंशन किया गया है? 52 पोएट्स को मेंशन किया गया है। सबसे पहला पोएट कौन है? काउले से वो शुरुआत करते हैं। काउले कौन से पोएट थे जो मेटाफिजिकल पोएट्री से एसोसिएटेड थे? डॉक्टर जॉनटन एंड हिज फैमिली। और जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने अपने वर्क को 3 हिस्सों में बांटा। बायोग्राफी उन्होंने लिखा, कैरेक्टर लिखा और वर्क्स लिखा राइटर के। जॉनसन ने उसी में लिखा है लाइव्स ऑफ द पोएट्स में, लाइव्स ऑफ द पोएट्स के चैप्टर में लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन वो लिखते हैं उनकी 2 पोयम के बारे में, जिस पोयम का क्या नाम था? एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसिरोजो। एल इलीग्रो और आई एल पेंसिरोजो, ये 2 लिरिकल वर्क है। किसका? जॉन मिल्टन का है। एल एलिग्रो का मतलब होता है कि अ पोएट इन चीयरफुल मूड, एक पोएट ऐसा जो बहुत खुशहाल मुद्रा में हो। आई एल पेंसिरोजो का मतलब होता है कि पोएट इन थॉटफुल मूड, पोएट जो कि जो है क्या है, पेंसिव मूड में है, थॉटफुल मूड में, विचारशील है, ध्यान मग्न है, दुनिया की जो आप कह सकते हैं झंझावतें हैं उसके बारे में वो सोच रहा है। तो जॉनसन ने उनके इन दोनों लिरिक को, जो एल एलिग्रो आई एल पेंसिरोजो है, जिसे हम हार्टन पोयम्स के भी नाम से जानते हैं, हार्टन नाम की जगह पर ये लिखा गया था, उसके बारे में वो लिखते हैं कि आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन। ये कौन लिखता है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लिखते हैं, आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन। यह 2 बेहतरीन प्रयास है मिल्टन की कल्पनाशीलता का। मिल्टन ने अपनी कल्पना के माध्यम से 2 डायमेंशन को बताया है, एक थॉटफुल मूड को लेकर के और एक हैप्पी मूड को। एक की शुरुआत राइजिंग ऑफ द सन से होती है और एक की शुरुआत सेटिंग ऑफ द सन से होती है। एल एलिग्रो की शुरुआत राइजिंग ऑफ द सन, सूर्य के निकलने के साथ। सूर्य का निकलना किसका प्रतीक है? किसी भी आदमी की जवानी का, उसके जो है मजबूत होने का, उसकी जो है एस्पिरेशंस का, उसकी आकांक्षाओं का, के उड़ान का प्रतीक होता है। आई एल पेंसिरोजो सेटिंग ऑफ द सन उसकी ढलान का प्रतीक है। तो एल एलिग्रो और आई एल पेंसिरोजो ये 2 लिरिकल पोयम्स है। मैं फिर से रिवीजन कर दूं, लाइव्स ऑफ द पोएट्स बायोग्राफिकल वर्क है डॉक्टर जॉनसन का। डॉक्टर जॉनसन को फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी जो उन्होंने 1755 में लिखा, उनके 2 जर्नल भी निकले थे, द आइडलर और द रैमलर। लाइव्स ऑफ द पोएट्स में उन्होंने 52 पोएट्स को मेंशन किया है। पहले पोएट का नाम काउले है और उन्होंने अपने बायोग्राफिकल वर्क लाइव्स ऑफ द पोएट्स को 3 हिस्सों में बांटा है। 3 हिस्सा कौन कौन सा है? उन्होंने पोएट की बायोग्राफी लिखा, उन्होंने पोएट का कैरेक्टर लिखा और उन्होंने पोएट के वर्क्स को लेकर के बात किया है। उसी में वो बताते हैं कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जब चैप्टर आता है किसके ऊपर? जॉन मिल्टन के ऊपर। उस चैप्टर का क्या नाम है? लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। तो लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन में उन्होंने बहुत सारी बातें की है, लेकिन एक कोटेशन मैंने लिया, उस कोटेशन का क्या नाम है? एल एलिक्रो और आई एल पेंसिरोसो, जो उनका जॉन मिल्टन का लिरिकल पोयम है। और ये जो लिरिकल पोयम है, जो हार्टन पोयम के नाम से जाना जाता है, जो हार्टन नाम की जगह पर उन्होंने लिखा था। एल एलिग्रो राइजिंग ऑफ द सन से शुरू होता है, इसमें पोएट चीयरफुल मूड में है। आई एल पेंसिरोजो सेटिंग ऑफ द सन से शुरू होता है, इसमें पोएट जो है पेंसिव मूड में है। इसके लिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि दीज 2 पोएम्स आर द टू नोबल, टी डब्ल्यू आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन। यही स्टेटमेंट आपको ध्यान में, बाकी इंफॉर्मेशन उनके बायोग्राफिकल वर्क को लेकर के। आगे फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लिखते हैं किसके बारे में? कॉमस। कॉमस क्या है? जॉन मिल्टन का, अगर आपको याद होगा कि कॉमस जो है जॉन मिल्टन का मास्क रहा है। जॉन मिल्टन का क्या था? मास्क था। तो जो जॉन मिल्टन का मास्क कॉमस था, उसके बारे में आर्केड्स और कॉमस, एक और मास्क था, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, आर्केड और कॉमस, ये 2 मास्क। तो जॉन मिल्टन के मार्क्स का जो मार्क्स कॉमस है उसके बारे में उन्होंने लिखा कि द ग्रेटेस्ट ऑफ मिल्टन जुवेनाइल परफॉर्मेंस,
यह मिल्टन का जुवेनाइल परफॉर्मेंस है। ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर कभी आता है पॉइंट कि जॉन मिल्टन के किस वर्क को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जुवेनाइल परफॉर्मेंस कहा है और कहा है एंड डिस्कवर्स इन इट, और वह इसमें पता लगाते हैं द डॉन और ट्विलाइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ये क्वेश्चन पीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। ये दोनों जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, इसी में उन्होंने बताते हैं कि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट का जो बीज बोया था, वो बीज उन्होंने कामस में ही बोया था। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट का जो सपना देखा था, उसका जिक्र उन्होंने किसमें किया है? कामस में किया है। द डान, DAWN, डान का मतलब होता है उषा कालीन, सुबह। और ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब क्या होता है कि उषा के कालीन, सुबह के समय की जो लालिमा होती है, सूर्य निकलने से पहले आसमान में जो लालिमा छा जाती, दैट रोशनी, दैट लाइट इज कॉल्ड ट्विलाइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लॉस्ट वर्क है, उसका उसका जो है शुरुआत कि वो करेंगे या उनके मन में ऐसा कुछ ख्वाब है, इस चीज का जिक्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने अपने मास्क कामस में किया हुआ। ये बात किसने कहा? जॉनसन ने कहा है। किसमें कहा है? लाइव्स ऑफ द पोएट्स में कहा है। लाइव्स ऑफ द पोएट्स के किस चैप्टर में कहा है? लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। तो ये चीजें अभी हम किसको कवर करें? जॉन मिल्टन को ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉनसन का एक और स्टेटमेंट है। डॉक्टर जॉनसन बिलीव दैट इट इज हाउ एवर बाई द म्यूजिक ऑफ मीटर दैट पोइट्री हैज बीन डिस्क्रिमिनेटेड इन ऑल लैंग्वेजेस। ये खुद एक उनका पर्सनल पॉइंट रहा है। ये किसी मिल्टन को लेकर के या मिल्टन की खास करके ग्रांड स्टाइल को लेकर के वो जब बात करते हैं तो ये आता है, लेकिन यह एक सिंपल सा डिफिनीशन है कि डॉक्टर जॉनसन ने ही ये कहा कि जो पोइट्री का और जो दूसरे जानरा है या जो दूसरा लिटरेरी फॉर्म है, उनमें केवल जो डिफरेंस है वह क्या है? द म्यूजिक ऑफ मीटर। पोइट्री में क्या होता है? द म्यूजिक ऑफ मीटर, उसमें मीटर का यूज किया जाता है। डॉक्टर जॉनसन बिलीव दैट इट इज हाउ एवर बाई द म्यूजिक ऑफ मीटर दैट पोइट्री हैज बीन डिस्क्रिमिनेटेड इन ऑल लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज में, दुनिया की कोई भी भाषा हो, अगर पोइट्री को और लिटरेरी जानरा से अलग किया जाता है तो केवल क्या है? दैट इज द म्यूजिक ऑफ मीटर। इट मीन्स दैट इन पोइट्री देयर इज मीटर। पोइट्री में मीटर होता है। तो आई थिंक कि यू केम टू नो, थोड़ा सा जस्ट आई वांट टू योर रिस्पॉन्स की ये चीजें समझ में आ गई है। क्योंकि अब मैं इसके बाद बेन जॉनसन को कवर करने जा रहा हूँ। मिल्टन तक मुझे जितनी बातें करनी थी वो मैंने कर दिया। कुछ और भी सेक्शन में मिल्टन पे लेके आ सकता हूँ, पॉइंट टू रिमेम्बर को लेकर के एक पार्ट और मैं लेके आ सकता हूँ। जागृति सिंह की यस, क्लियर। ओके जागृति, and I think that you all are enjoying this session. And we have Rajiv, we have Suman, we have Rama, we have Jagriti, we have Shweta also. So I hope that you all are in position to grasp the point which I discussed with you. जो points मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। ओके ओके, प्रसून का भी रिस्पॉन्स आई गॉट और भी सुमन का भी रिस्पॉन्स आई गॉट। ओके दैट्स गुड। नाउ टेलिंग यू सम अदर पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि अब हम लोग जो कवर करेंगे, दूसरा ऑप्शन जो पहले क्वेश्चन का था बेन जॉनसन को लेकर के। बेन जॉनसन में कुछ चीजें हैं जो हम सबको पता है बड़ी कॉमन है। कौन सा पॉइंट कॉमन है? कि बेन जॉनसन फर्स्ट लाउरिएट पोएट थे। फर्स्ट लाउरिएट पोएट बेन जॉनसन क्या थे? बेन जॉनसन कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर कुछ हद तक, क्योंकि शेक्सपियर की मौत 1616 में होती है और बेन जॉनसन का वर्क 1616 से बहुत पहले ही आ जाता है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये सब चीज। बेन जॉनसन ने दो पीरियड को इंगेज किया हुआ है। एक पीरियड उनका कौन सा था? जैकोबियन एज, जो 1603 से 1625 को कवर करता है। और जो था वो कैरोलिन एज का था, जो 16
1649 तक ये दो पीरियड को कवर करते हैं। बेन जॉनसन को किसके लिए याद किया जाता है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए याद किया जाता है। व्हाई डू वी रिमेम्बर बेन जॉनसन? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। मेरा एक टारगेट ये है कि आपको एट अ ग्लांस में बेन जॉनसन के बारे में जानकारी हो जाए। बेन जॉनसन के अलावा अगर आपको जानकारी हो जाए तो उनके वर्क के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चीजें पूछी जाती हैं, उनके समय के राइटर्स को लेकर के, उनके लाइफ को लेकर के, उनके अपने वर्क्स को लेकर के। सो मैं चारों ऑप्शन जो भी कवर करूंगा उनके वर्क्स को बहुत डिटेल में नहीं कवर कर सकता हूँ, क्योंकि उनके वर्क्स का डिटेल में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई तो मैं वहां पे कवर करूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद जो है, जो इंफॉर्मेटिव पॉइंट है वो रखना, उनकी लाइफ को लेकर के बात करना और उनके वर्क्स का एट अ ग्लांस में, ना कि उनके वर्क्स का डिटेल्ड स्टडी करना। वर्क्स एट अ ग्लांस में यू विल कम टू नो कि व्हाट डिड ही राइट, व्हेन डिड ही पब्लिश, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, किस एज से बिलोंग करते हैं। सर आप देख रहे हैं कि सर 11 जून 1572 में पैदा हुए हैं। कहाँ पे? वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड। ये सब हम सबको पता है। यहाँ इंग्लिश पोएट है तो इंग्लैंड में, लंदन में, यही सब। लेकिन एक उनका जो जगह है वेस्टमिंस्टर, काफी फेमस है, हम सबको पता है वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड में। डेथ उनकी कहाँ पे होती है? 6 अगस्त 1637 को 65 साल की उम्र में लंदन में उनकी डेथ होती है। तो अब अगर उनकी डेथ को हम बात करें या विलियम शेक्सपियर की बात करें, तो विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 को हुआ। और ये कब पैदा हो रहे हैं? 1572 में पैदा हो रहे हैं। तो 64 6 70 2 72, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। इसीलिए मैंने बताया कि वो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे। वो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे। और पॉइंट को लेकर के कि बेन जॉनसन born on 11th June 1572, died on 6th August 1637 at the age of 65, लंदन इंग्लैंड। रेस्टिंग प्लेस क्या है? वेस्टमिंस्टर अबे। वेस्टमिंस्टर अबे को और क्या कहा जाता है? पोएट्स कॉर्नर, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पोएट्स या मोस्ट ऑफ द नेशनल पोएट्स ऑफ इंग्लैंड आर बरीड डाउन, जो वहां पे दफन किए गए। ऑक्यूपेशन उनका क्या था? ही वॉज अ पोएट एंड प्लेराइट थे। अल्मा मैटर क्या था? वेस्टमिंस्टर स्कूल। हायर एजुकेशन का वो लोग बहुत ज्यादा नहीं हो पाया था, चाहे विलियम शेक्सपियर का रहा हो, चाहे बेन जॉनसन का रहा हो। बट बेन जॉनसन उन शेक्सपियर से ज्यादा एजुकेटेड थे। तो अल्मा मेटर वेस्टमिंस्टर स्कूल था। लिटरेरी मूवमेंट क्या था? इंग्लिश रिनेशा था। जो इंग्लिश रिनेशा पीरियड था वो इसी से बिलोंग करते। स्पाउस का क्या नाम था? एन थीरेसी लीविस। ANNE, थीरेजी THERESE, लीविस LEWIS। तो वाइफ का नाम एन थेरेसी लीविस रहा है। किस पीरियड को कवर करते हैं? जैकोबियन पीरियड। जैकोबियन पीरियड में राजा जेम्स फर्स्ट थे 1603 से 1625। कैरोलिन पीरियड 1625 से 1642। लेकिन हम कैरोलिन पीरियड को 1649 तक कर सकते हैं, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649 में हुई थी और उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आ जाता। तो अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि 1642 क्यों रखा गया? 1642 इसलिए रखा गया क्योंकि पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं कि एक बैटल शुरू हो गई थी किसके बीच में? किंग के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में। 42 में ही थिएटर को बैन किया गया था, इसलिए एक डेट 42 यहाँ पे रखा गया। ये पॉइंट आपके माइंड में चलना चाहिए कि वाई 1672 कैरोलिन में। कैरोलिन में इसका किंग कौन थे? चार्ल्स फर्स्ट थे, जो किस डायनेस्टी से थे? स्टुअर्ट डायनेस्टी से थे, जिस डायनेस्टी से एलिजाबेथ फर्स्ट बिलोंग करती थी। तो एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, यहाँ तक का पॉइंट आपको आता है। तो 1649 में तो ये क्या था? बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ बेन जॉनसन। अब आपको एक इंफॉर्मेशन ये मिलेगा, क्या मिलेगा? प्लेस को लेकर के आपको मिलेगा। प्लेस को लेकर के जो है, अगर हम बात करें उनके प्लेस को लेकर के, वी कम टू नो कि उनका जो प्लेस है वो क्या क्या रहा है, कैसे क्या क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट, उनका जो प्लेस है, अ टेल ऑफ अ टब
अ टेल ऑफ अ टफ 1596 में जो कॉमेडी है, इसमें से हमने केवल परफॉर्मिंग डेट्स को लिखा हुआ, प्रिंटिंग डेट्स मैंने नहीं लिखा हुआ। जब परफॉर्मेंस होता है उसी समय से वो मार्केट में आ जाता है, लोग उसी को मानते हैं। तो अ टेल ऑफ अ टफ 1596 में इट्स अ कॉमेडी। द आइल ऑफ डॉग्स, ये भी कॉमेडी है। इसके साथ उन्होंने लिखा टॉमस नैश के साथ लिखा, ये चीज पूछा जा सकता है। अगर किसी राइटर का जॉइंट वर्क रहा हो, जैसे लिरिकल बैलट क्या था, जॉइंट वर्क था एस टी कॉलरिज का और विलियम वर्ड्सवर्थ का, ऐसे ही द आइल ऑफ डॉग्स जो है ये क्या है, ये कॉमेडी है। किसका है? टॉमस नैश के साथ ये इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है द केस इज एल्टर्ड, ये भी कॉमेडी है। किसके साथ है? हेनरी पॉर्टर और एंथनी मंडे के साथ है। हेनरी पॉर्टर और एंथनी मंडे, हेनरी पॉर्टर एंथनी मंडे के साथ। तो द केस इज एल्टर्ड विद हेनरी पॉर्टर एंड एंथनी मांडे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कहा जा सकता इनका पहला कॉमेडी रहा है, लेकिन अगर कभी भी पूछा जाएगा कि द फर्स्ट पॉपुलर कॉमेडी ऑफ Ben Jonson, yeah, that established him as a dramatist, that was Every Man in His Humor, और ये अक्सर सिलेबस में भी आता है। 1598 ईस्वी में आया हुआ, ये भी कॉमेडी रहा है। पहली कॉमेडी कौन सी थी? अ टेल ऑफ अ टब, उनकी पहली कॉमेडी थी अ टेल ऑफ अ टब। लेकिन पहली पॉपुलर कॉमेडी कौन सी थी? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, 1598 में ये आया हुआ है। नेक्स्ट है सिंथियाज रिवेल्स, 1600 कॉमेडी ये भी रही है। नेक्स्ट है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, 1599 में ये भी कॉमेडी थी। नेक्स्ट कॉमेडी है द पोएटेस्टर, 1601। द पोएटेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो इसमें अपने समय के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उनको सैटिराइज करते हैं, उनको सैटिराइज। द पोएटेस्टर इट्स अ कॉमेडी एंड इन द पोएटेस्टर ही हैज सैटिराइज्ड। किन्होंने सैटिराइज किया हुआ है? बेन जॉनसन ने सैटिराइज किया हुआ है। नेक्स्ट है सीजेनस, सीजेनस हिज फॉल, यह इनका ट्रेजिडी, ये कई बार पूछा जा चुका है। इनकी दो ट्रेजिडी रही, सीजेनस और कैटिलीन, ये दो ट्रेजिडी। पूरा नाम सीजेनस का क्या था? सीजेनस हिज फॉल। ट्रेजिडी है कब आई है? 1603 में आई है। तो कम आपको अपने माइंड में रखना है कि आपको ट्रेजिडी को अलग कर लेना, अलग करने का मतलब डेट के साथ ट्रेजिडी को अलग कर लेना है। और क्या चीज ध्यान में रखना है? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ध्यान में रखना है। और क्या चीज ध्यान में रखना है? जो टॉमस नैश के साथ जो वर्क आया द आइल ऑफ डॉग्स को ध्यान में रखना है। जो दूसरे के साथ द केस इज अल्टर्ड आया हेनरी पॉटर और एंथनी मंडे के साथ, उसे ध्यान में रखना है। सो रिमेंबर दैट द पोएटेस्टा एक कॉमेडी है जिसमें वो कंटेम्प्रेरी पोएट्स को सैटिराइज करते हैं या राइटर्स को, एंड इट केम इन 1601। Sejanus His Fall is a tragedy, it came in 1603। नेक्स्ट वर्क है ईस्ट वर्ड हो, कॉमेडी इन कोलाबोरेशन विद जॉन मार्सटन एंड जॉर्ज चैपमैन, ये भी पूछा जा चुका है। ईस्ट वर्ड हो उन्होंने किसके साथ मिलकर के काम किया? ईस्ट वर्ड हो कॉमेडी है कोलाबोरेशन विद जॉन मार्सटन एंड जॉर्ज चैपमैन, 1605 में। वालपोन कॉमेडी 1605 में आई है। एपीसीन, ए सी वो साइलेंट हो जाएगा, एपीसीन आर द साइलेंट वुमन, ये भी कॉमेडी है, 1609 में ये आई हुई। एपीसीन आर द साइलेंट वुमन, उसका जो सब टाइटिल वो भी ध्यान में रखना है। एपीसीन का सब टाइटिल है वो क्या है? द साइलेंट वुमन, ये भी कॉमेडी है, 1609 में। और हमें और क्या ध्यान में रखना? वालपोन ध्यान, ये सब बहुत फेमस है। इसी सब का डेट पूछा जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि वालपोन कब आया, एपिसीन कब आया, उसका सब टाइटिल क्या है। इसके अलावा द पोएटेस्टर को लेकर के एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, सिंथियाज रिवेल, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के बाद उनके वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो
हमें क्या क्या ध्यान में रखना, सिंथियाज रिवेल्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द पोएटेस्ट सीजेनस जो उनका ट्रेजेडी है, ईस्टवर्ड हो, वालपोन, एपिसीन आर द साइलेंट वुमन, एपिसीन आर द साइलेंट वुमन। जागृति इज परहैप्स जागृति इज राइटिंग की वालपोन का सबटाइटल द फॉक्स, यस जागृति या वालपोन का सबटाइटल क्या है, द फॉक्स है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक और उनका फेमस प्ले रहा, ये कई बार पूछा जा चुका है, द एल्केमिस्ट। द एल्केमिस्ट कॉमेडी है, 1610 में आई है। कैटलीन हिज कॉन्स्पिरेसी ए ट्रेजेडी, अभी मैंने बताया तो उन्होंने दो ट्रेजेडी लिखा, सिजेनस लिखा और कैटलीन लिखा। कैटलीन हिज कॉन्स्पिरेसी इट्स अ ट्रेजेडी, इट केम इन 1611। नेक्स्ट है बार्थोलोम्यू फेयर, कॉमेडी है, 1614 ईस्वी में आया। बार्थोलोम्यू फेयर कॉमेडी 1614 ईस्वी में आया है। एविल इज एन एस कॉमेडी 1616 में आया है। द स्टेपल ऑफ न्यूज कॉमेडी है, 1626 में परफॉर्म किया गया है। द न्यू इन आर द लाइट हार्ट कॉमेडी है, 1629 में परफॉर्म किया गया है। द मैग्नेटिक लेडी आर ह्यूमर से रिकंसाइल्ड कॉमेडी 1632 में परफॉर्म किया गया है। द सैड शेफर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है, द सैड शेफर्ड क्या है, पैस्टरल है, पैस्टरल 1637 में आया। मार्टिमर हिज फॉल, यह एक उनका हिस्टोरिकल वर्क है जो 1641 में आया। इस पेज में अगर आप देखेंगे तो एल्केमिस्ट बहुत फेमस है, कैटलीन बहुत फेमस है। आपको एल्केमिस्ट को ध्यान में रखना है, कैटलीन को आपको ध्यान में रखना है, बार्थोलोम्यू फेयर को आपको ध्यान में रखना है। डेविल इज एन एस चाहे तो आप और बाकी सारी चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। द सैड शेफर्ड जो पेस्टोरल है ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस शीट, द एल्केमिस्ट, कैटलीन जो ट्रेजेडी है, द बार्थोलोम्यू फेयर, बार्थोलोम्यू फेयर को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपका द सैड शेफर्ड, अब उनका मास्क है, मास्क में अगर आप देखेंगे द कोरोनेशन ट्रिम्फ फॉर द किंग्स इंटरटेनमेंट 1604, द कोरोनेशन ट्रिम्फ और किंग्स एंटरटेनमेंट 1604, द मास्क ऑफ ब्लैकनेस 6 जनवरी 1605। ये सब मास्क है जो याद रहना चाहिए कि द कोरोनेशन ट्राइम्फ और किंग्स इंटरटेनमेंट 1604 में आया, द मास्क ऑफ ब्लैकनेस 6 जनवरी 1605 को आया। द मास्क ऑफ ब्यूटी 10 जनवरी 1608 में, द मास्क ऑफ क्वीन 1609 में, द ह्यू एंड क्राई आफ्टर क्यूपिड 1608 में। ओबीरान, ये पूछा जा सकता, ओबीरान द फेरी प्रिंस, ये भी मास्क है, ओबीरान द फेरी प्रिंस, इट्स अ मास्क एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन 1611। फिर है लव रीस्टोर्ड 1612 में, द गोल्डन एज रीस्टोर्ड 1616 में, क्रिसमस हिज मास्क 1616 में, द विजन ऑफ डिलाइट 1617 में, लवर्स मेड मेन, ये भी पूछा जा चुका है, लवर्स मेड मेन 1617 में, प्लेजर रिकंसाइल टू वर्च्यू 1618 में, लव्स वेलकम एट बॉल्जोआ 1634 में। इस शीट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना, ओबिरॉन को ध्यान में रखना है, लव रिस्टोर ध्यान में रखना है, लवर्स मेड मेन ध्यान में रखना है, ये सब मास्क की कैटेगरी में है। अदर वर्क्स में ऑन माई फर्स्ट सोनेट, ये एलजी है, ये ध्यान में रखना है कि ऑन माई फर्स्ट सोनेट एलजी किसने लिखा, बेन जॉनसन ने लिखा, ऑन माई फर्स्ट सोनेट 1616 में। होरेसेस आर्ट ऑफ पोइट्री ट्रांसलेटेड बाय जॉनसन विद अ कमेंट्री वर्स बाय एडवर्ड हर्बर्ट। होरेस का जो आर्ट ऑफ पोइट्री था इसको ट्रांसलेट किसने किया हुआ है, जॉनसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभार ट्रांसलेशन पूछा जाता है किसने किया है। एक इम्पोर्टेंट उनका पोयम था टू सीलिया, टू सीलिया एक उनका इम्पोर्टेंट पोयम था जिसमें उन्होंने कार्प डीम, कॉन्सेप्ट है कार्प डीम होता है, उसका उन्होंने जो है, कार्प डीम का मतलब होता है सीज द डे,
एक लिटरेरी टर्म है जिसमें जो है लवर बिलव से रिक्वेस्ट करता है या उसको एडवाइस देता है कि दिन गुजर रहा है और हम सब लोगों को जो है अपनी लाइफ का एंजॉय करना चाहिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। तो सीज द डे टू सीलिया एक पोयम है, लिरिक है, जिसका पहली लाइन है ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आईज। ये कई बार पूछा जाता है कि टू सीलिया किसका पोयम है, या ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आईज ये जो है किसका, पहली लाइन किस पोयम का है, और इसमें क्या है, कार DIEF, इसका मतलब क्या होता है, सीज द डे। इसके अलावा उनका द विडो नाम की एक, कहा जाता है कि थॉमस मिडिल्टन की कॉमेडी थी। थॉमस मिडिल्टन, फ्लेचर और जॉनसन ने मिल करके इसको किया हुआ है। द विडो एक कॉमेडी है जो किसका है, थॉमस मिडिल्टन का, फ्लेचर का और जॉनसन का रहा। सो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन, सॉरी बेन जॉनसन, की उसमें क्या क्या था। इस शीट में आपको सीलिया को कवर करना है, द विडो को कवर करना है, और अदर वर्क्स में तो सब कवर करना है, अदर वर्क्स में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मास्क में दो तीन जो मैंने आपको बताया उसका कवर करना है। कल हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कोटेशन जो इनके फेमस है वो लेकर के आएंगे, उस पर बात करेंगे। और कल ही हम विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर करेंगे। और अगर हो सके, हाँ विलियम वर्ड्सवर्थ को, चूंकि वर्ड्सवर्थ बड़े हैं तो कल के डेट पे हम विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग को बंद करके, जस्ट आई वांट टू नो योर, या आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन, की